दोस्तों, हर बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मन की बात की है। देखिए, इंटरव्यू का मतलब पत्रकारिता में यह होता है कि पत्रकार आपसे सवाल पूछे और आप उसके जवाब दें। मगर जब आप इंटरव्यू में भी मन की बात कहते हैं और जब इंटरव्यू में भी आपकी पॉलिसीज को, आपकी रणनीति को, आपके कामों को चुनौती नहीं दी जाती है, तो वह इंटरव्यू छलावा हो जाता है। प्रधानमंत्री ने 2 इंटरव्यूज दिए हैं। मैं उनके इंटरव्यूज के कुछ हिस्सों को आपके सामने एक समीक्षा, एक एनालिसिस के तौर पर पेश करना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी से मेरी एक अपील है कि आप वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने मजबूत कंधों पर अपनी पूरी सरकार का भार ले रखा है। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते, या आपकी सरकार ये नहीं कह सकती कि आप बीजेपी की आलोचना करो, आप मोदी सरकार के मंत्रियों की आलोचना करो, मगर आप मोदी जी की आलोचना मत करो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे याद है कि जब नोटबंदी हुई थी तब आपके भाषण का वो अंश कि मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है मित्रों, चोरी कहीं से नहीं होगी, मैंने बाकायदा बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। याद है आपको उनका वो बयान? तो जब एक देश का प्रधानमंत्री इस कदर हर बारीकी पर, हर मुद्दे का श्रेय लेना चाहता है, लिहाजा जब आपकी तरफ से कोई कमी होती है, कोई चूक होती है, तो आपको जवाब तो देने ही होंगे, आपकी जवाबदेही तय होगी। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि जब आलोचना की बात आती है तब आप बीजेपी की सरकार की आलोचना करें, मगर जब श्रेय देने की बात आती है तो मोदी जी का नाम तक ना लें। यह गलत बात है। चलिए अब सीधे हम कूद पड़ते हैं जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने इंटरव्यू में कुछ मुद्दों पे जवाब दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। हालांकि सभी मुद्दों से उनसे जो है जवाब नहीं मांगे गए। नौकरियों पर, जीएसटी और नोटबंदी पर जो उन्होंने कही, मैं उसे नहीं छूना चाहूंगा, क्योंकि जीएसटी को लेकर, नौकरी को लेकर मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि आम इंसान की क्या हालत है। इसका जवाब आपके पास खुद है। मगर आइए कुछ मुद्दों की तरफ हम करना चाहेंगे रुख, जो कि हमारे दिल के करीब है। और ये 2 मुद्दे हैं लिंचिंग और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। प्रधानमंत्री से इस इंटरव्यू में पूछा गया कि विपक्ष लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध और मॉब लिंचिंग के मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि आप तक अपने इस पर कुछ क्यों नहीं कहा। तो जवाब में मोदी जी कहते हैं कि इन घटनाओं को सिर्फ हम आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकते, और इस पर हम किसी तरह की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए, और सियासी मुद्दों के लिए हमें इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। उनके जो शब्द हैं, that shows a kind of perverse mindset that looks at violence and criminality as something to be milked instead of unitedly opposing। यानी कि ये एक किस्म की बहुत ही घटिया मानसिकता है जिसके लिए आप ऐसी घटनाओं को राजनीतिक तौर पर जिसका आप इस्तेमाल करें, और एक होने के बजाय आप उस पर राजनीति खेलें। तो चलिए हम इस मुद्दे पर आते हैं मोदी जी की कौन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राजनीति कर रहा है। कुछ महीनों पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूं जम्मू का कठुआ का वो गैंग रेप। भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ था प्रधानमंत्री, जब बीजेपी के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2 मंत्री बलात्कार के आरोपियों के पक्ष में दिखाई दिए। पहली बार ऐसा हुआ था। और क्यों? क्योंकि जिस 8 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ था वो हिंदू नहीं थी। उस वक्त आपके जहन में उस महिला की, उस लड़की की सुरक्षा का ध्यान बिल्कुल नहीं आया। आपने उन मंत्रियों को कटघरे में नहीं रखा, क्योंकि आपको लग रहा था, या आपकी पार्टी को लग रहा था कि इसके जरिए हमें राजनीतिक फायदा होगा। हम ये भूल गए कि बलात्कार के आरोपियों का समर्थन करके हम किस रसातल में जा रहे थे, हम अन्याय की कितनी हदों को तोड़ रहे थे। और बात वहां पे नहीं रुकी। उसके पक्ष में आपके पार्टी के लोगों ने रैलियां निकाली,
उसके बाद कुछ एजेंसीज ने बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत ढंग से पेश किया कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और न जाने कितने सवाल खड़े किए। यह पहली बार हुआ है, और यह उन एजेंसीज ने सवाल पैदा किए जिनके मालिकान राज्यसभा सीट की जद्दोजहद में लगे थे। उसके बाद यह भी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि किस तरह से उनमें एक आरोपी जो है वहां मौजूद ही नहीं था, जबकि बाकायदा एक जमीन तैयार की गई, एक एलिबाय तैयार किया गया, और ये बातें जांच में सामने उभर कर आई हैं। अब आप मुझे बताइए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर घटिया राजनीति कौन कर रहा है? जो दावा आप कर रहे हैं उसके बिल्कुल उलट आप ही के पार्टी के नेता ऐसा कर रहे हैं। और सिर्फ कठुआ गैंगरेप तक नहीं बात सीमित है। आप मुझे बताइए, उन्नाव गैंगरेप में क्या हुआ? आपका अपना एक मंत्री, बीजेपी का एक मंत्री, बीजेपी का एक नेता कुलदीप सेंगर, वो उस मुद्दे में आरोपी है, उस पर पॉक्सो का केस लगा हुआ है, मगर क्या आपने पार्टी से उनका निष्कासन किया? क्या आपने उन्हें पार्टी से निकाला? नहीं, क्योंकि अगर आप कुलदीप सेंगर को निकालेंगे तो हो सकता है आपको कुछ हजार या कुछ लाखों वोट का नुकसान हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, महिला सुरक्षा के साथ कौन सियासत कर रहा है मोदी जी? बताइए मुझे। संस्कृति नाम की एक लड़की की हत्या हो जाती है लखनऊ जैसे शहर में, उसके पक्ष में आपके पार्टी के चाटुकारों की आवाज तक नहीं निकलती है। सवाल यहां पर यह है कि अगर महिला सुरक्षा को लेकर कोई किसी तरह की सियासत कर रहा है मोदी जी, तो जवाब आपके सामने है। अब लिंचिंग पर आते हैं। लिंचिंग पर भी आप कह रहे हैं कि आप पर आरोप लगाए कि आपने इस पर कुछ नहीं कहा। जी हां, आपने कुछ नहीं इस पे कहा, आपने निहायत ही सतही बातें कही। और ऐसा क्यों है? और ऐसे में बल किसको मिलता है जब आप खामोश रहते हैं? क्योंकि लिंचिंग के जो दोषी, आरोपी भी नहीं दोषी, उनका सम्मान कोई और नहीं, आपकी सरकार के पढ़े लिखे हार्वर्ड से लौटे मंत्री जयंत सिन्हा करते हैं। हिंसा के आरोपी जो हैं, उनके लिए आंसू आपके मंत्री गिरिराज सिंह बहाते हैं। ये कोई छुटभैये नेता नहीं है मोदी जी, आपकी सरकार के मंत्री हैं। ये लोग हैं जो लिंचिंग के दोषियों, उनके आरोपियों के पक्ष में दिखाई देते हैं। पहलू खान को कैमरे के सामने मार दिया जाता है और तमाम जो आरोपी हैं वो छूट जाते हैं और केसेस उसी के परिवार के खिलाफ लगाए जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि लिंचिंग पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अखलाक के जो हत्या का आरोपी है, उसके पार्थिव शरीर को तिरंगे से लिपटा जाता है और उसका सम्मान कौन करता है? आपके अपने मंत्री करते हैं। लिहाजा जब आप ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा और लिंचिंग पर सियासत नहीं किया जाए, तो माफ कीजिएगा मोदी जी, वो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? महिला सुरक्षा को लेकर आप कितने संजीदा हैं, उसको हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो कि 24 अप्रैल 2018 को दिया गया था, उसके जरिए पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है, Nothing would materialize if the money from the Nirbhaya fund is not properly spent on women's welfare. We have been spending time for the benefit of women and children. Unless the fund is spent, we can go on talking about it, but nothing will materialize. ये किसी और ने नहीं, बल्कि जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये सरकार निर्भया को लेकर जो फंड है, उसको भी वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। और क्या आप जानते हैं कि एक आरटीआई का जवाब लिया गया था कि साल 2013 के बाद से अब तक जो निर्भया फंड है, उसका सिर्फ 30% इस्तेमाल हुआ है। निर्भया को लेकर सियासत करके ही आप सत्ता में पहुंचे थे, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसको लेकर सियासत ही की थी आपने, और अब निर्भया फंड को आप यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हैं। उसका सिर्फ 30% इस्तेमाल हुआ है, और आपकी खाल कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट उधेड़ रही है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि आखिर आप किस आधार पर यह दावा कर सकते हैं
कि आप महिला सुरक्षा के साथ हैं। अब आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपका जाति आधारित आरक्षण पर क्या आपका रवैया है। आपसे सवाल पूछा गया कि क्या सरकार आरक्षण को रद्द कर देगी, खत्म कर देगी। आपने इसमें कई बातें कही हैं, मगर मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आपके अपने सांसद, चाहे सावित्रीबाई फुले हो या फिर आपके जो और बाकी जो सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि शेड्यूल कास्ट से है, वो तमाम लोग क्या कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी के अंदर दलितों की नहीं सुनी जाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके अपने दलित सांसद कह रहे हैं, चाहे दिल्ली से हो चाहे उत्तर प्रदेश से। ये तमाम सांसद ऐसा कह रहे हैं कि उनकी कुछ जो है परवाह नहीं की जाती, कुछ परवाह नहीं की जाती। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि आप किस आधार पर कह सकते हैं, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि दलितों के प्रति या पिछड़ों के प्रति आपकी भूमिका जो है वो सकारात्मक रही है। आपसे यह भी सवाल किया गया कि गठबंधन को लेकर बीजेपी क्यों पिछड़ रही है, क्या वजह है कि आपके साथी आपसे नाराज हो रहे हैं। तो जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का हवाला दिया और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के चुनाव का हवाला दिया गया कि देखो इन दोनों में विपक्ष हार गया, जिससे साबित होता है कि महागठबंधन बिखर चुका है। आप गलत कह रहे हैं। आपको यह पूछना चाहिए कि आज की तारीख में आपके साथ तेलुगु देशम पार्टी नहीं है, शिवसेना आपको आंख दिखा रही है। और मैं आपको यह बता दूं, हाल ही में राजदीप सरदेसाई की बुक रिलीज पर मैं गया था। उस बुक रिलीज के दौरान अकाली दल के नेता ने सबके सामने ये बात कही थी, जब उनसे पूछा गया था कि क्या 2019 में मोदी के खिलाफ कोई नहीं है, क्या यह चुनाव मोदी वर्सेस रेस्ट है। तो जानते हैं अकाली नेता ने क्या कहा था, आपके सबसे पुराने सहयोगियों में से एक। उन्होंने कहा था कि 2004 में भी वाजपेयी के मुकाबले का कोई नेता नहीं था। बावजूद इसके हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा। बहुत बड़ी बात कही अकाली नेता ने। अकाली नेता ने यह भी कही कि गठबंधन धर्म मौजूदा बीजेपी को सीखना होगा। वाजपेयी जी से सीखने की बात कर रहे थे वो। शिवसेना के संजय राउत भी वहां थे। आपकी सबसे दो पुरानी पार्टियां आपको नसीहत दे रहे हैं गठबंधन को लेकर। लिहाजा जब आप विपक्ष पर उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यह सोचना होगा कि 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। वो इसलिए कि आपका अहंकार, इस पार्टी का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया है, अहम ब्रह्मास्मि का भाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप अपने अलावा किसी को नहीं देख रहे हैं। आप अपने अलावा किसी को नहीं देख रहे हैं और यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक बात है। लिहाजा आपको यह सोचना होगा कि गठबंधन धर्म में कौन असफल साबित हो रहा है। इसके अलावा हम अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो मुझे आप बताइए, मुजफ्फरपुर में बालिका गृह में जो मासूम बालिकाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि वहां की जो समाज कल्याण मंत्री है मंजू वर्मा, उसके पक्ष में सुशील मोदी, आपके पार्टी के नेता, उसके पक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों आए थे। यह बात अलग है कि उन्हें बाद में पद से हटाना पड़ा क्योंकि उसको लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा था। आपको उन्हें अपने पद से हटाना पड़ा, नीतीश कुमार को। और मोदी जी, आप इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश थे। नीतीश जी मंजू वर्मा को डिफेंड कर रहे थे, वो मंजू वर्मा जिनके पति पर उंगलियां उठ रही हैं, वो मंजू वर्मा जब यह मामला 30 मई को, जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी 30 मई को, उसके बाद से लेकर अब तक मंजू वर्मा ने एक बार भी उस बालिका गृह का रुख नहीं किया। किस अपराध को छुपा रही थी मंजू जी। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इतने बड़े मुद्दे पर खामोश कैसे हो सकते हैं। ऐसे में मैं कैसे मान लूं कि बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इस सरकार में या इस सरकार से जुड़ी संस्था में किसी भी तरह की कोई संवेदनशीलता है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से पीडीपी के साथ गठबंधन पर भी सवाल पूछा गया उनसे कि जो राजनीतिक संकट चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वो उसका अभी भी कोई समाधान नहीं हुआ है। गवर्नर रूल लगा दिया गया है,
क्या आपको लगता है कि पार्टी ने पीडीपी के साथ गठबंधन करके गलती की? तो उसके जवाब में मोदी जी ये कहते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव आए थे तो खंडित जनादेश आया था और एक तरह से मैंडेट मिला था बीजेपी और पीडीपी को साथ आने के लिए। मैं नहीं जानता हूं किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, क्योंकि पीडीपी तो कहीं ना कहीं पृथकतावाद में या सेपरेटिज्म में विश्वास करती है और आप तथाकथित राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता हूं। फिर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब की मृत्यु के बाद जिन पॉलिसीज पर हमें काम करना था हम उस पर नहीं कर पाए और इस वजह से इस गठबंधन को तोड़ना पड़ा। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि बीजेपी ने अपनी निजी सियासत के लिए कश्मीर का इस्तेमाल किया, अपनी निजी सियासत के लिए कश्मीर का इस्तेमाल किया और नतीजा यह है कि कश्मीर जल रहा है। आपने दिल्ली के न्यूज चैनल्स में कश्मीर के मुद्दे को जोरों से उछाला क्योंकि आप चाहते थे हिंदू मुस्लिम सियासत, लिहाजा आपने जोरों शोर से उठाया, लिहाजा यह हुआ कि कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर नहीं बात कही। महिला सुरक्षा पे उन्होंने बात तो कही, मगर उन्होंने यह अब तक नहीं बताया कि क्या वजह है कि महिलाओं को गाली देने वाले, बलात्कार की धमकी देने वाले, गौरी लंकेश की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोगों को आप ट्विटर पर क्यों फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री? इस बात का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। लिहाजा इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो इससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं नियत में कुछ कमी है। खोट शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर कमी शब्द का जरूर इस्तेमाल करूंगा। और एक बार फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जब आप एक सरकार के नेता हैं, जवाबदेही आपकी बनेगी। जब कमियां होंगी, जब झटके आएंगे, तो फिर आप अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को आगे नहीं कर सकते और आप खुद पीछे नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और उम्मीद करता हूं इसी तरह से मैं आपके साथ आगे भी आता रहूंगा।